मम्मी जी जैसे ही अनन्या के आने की खबर सुनी, गठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर ताली बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायतें देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। आंखें भर गई। 15 साल होने को आई मेरी शादी को। अनन्या को मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन मैं मम्मी जी की ज़्यादती बर्दाश्त करूंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायत है, मुझे उसको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घुटती रहूंगी मम्मी जी की सह पर। अब अनन्या मेरी छोटी देवरानी भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ न कुछ बोल देती है। मैं सोचती मैं बड़ी हूँ और अनन्या गांव से साल में एक बार ही आती है। खुशी खुशी चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह रहा तभी जल्दी आती है। अनन्या मेरे देवर दिनेश की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से अनन्या और दिनेश आ रहे हैं। उनका कमरा बाथरूम सब चमचमा रहा है। रसोई से उनके पसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का वश चलता तो दोपहर के फ्लाइट को और पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों देव और नमिता को जल्दी से खाना खिलाया। पड़ोस में रहने वाली सहेली काजल के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। अनन्या दिनेश आ गए हैं। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही है और मैं किचन से गरम गरम फुलके सेक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती है, अनन्या बेटा कितनी कमज़ोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा, तू घर बाहर सब संभालती है। हाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेगी। सुशीला भाभी जैसी मेरी किस्मत कहा, जो आपका टेंशन भी है। ये तो सही कहा तूने अनन्या। इतना कहने के बाद भी मम्मी जी आप कमज़ोर और दुबली लग रही है। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। बाहर के घर रेंट पर लेकर रहना पड़ता तो समझ में आता। ये मम्मी जी कह रही थी। सास बहू का ये संवाद उफब अब मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई। मैं किचन से बाहर निकल फट पड़ी। अनन्या तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम रहते हैं, आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर ये सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे, हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। डायलिसिस के लिए सप्ताह में 2 बार 6 महीना तक ले जाना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती, क्योंकि मनोज को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। दिनेश पढ़ाई कर रहा था। सिनेमा देखने घूमने पति पत्नी साथ जाते हैं, पर 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और अनन्या हनीमून के लिए शहर गई। अब कितना खुश हो रही थी। कभी मायके जाना होता मुझे तो घंटों पानी पड़ जाता। आपके ऊपर रसोई और घर कैसे मेंटेनेंस होगा। 2-4 दिन में ही मनोज समझाकर मुझे वापस ले आती। आपके घुटने में रोज दर्दनाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती। सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी हो जाती हूँ। आपका बिस्तर ठीक करती, जो खाने को बोलती है तुरंत बना कर देती हूँ। और अनन्या जिस पर आप अपना प्यार लुटाती है, मीठी मीठी बातें करती है, 2 साड़ी लाकर दे देती है और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी लेकर देती है, सर माथे लगा पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर अनन्या को इतनी महंगी कांजीवरम आपने कितना खुश होकर खरीदा था। पहली तीज पर उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार कर देती, ऐसे ही दे देने को कहा। तब से अनन्या को पैसे ही देती है। वो साड़ी बूढ़ी दीदी को ये कहकर दिया, तेरे लिए लिया है। क्यों मम्मी जी, दूर की डोल इतने सुहावने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया धारा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेंट और पेंशन का ताना देती है। माफ़ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। पिछले महीने सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी। आपके ऊपर हाइड्रोशन हो गया था। बच्चों की परीक्षा थी, सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही। आपके साथ आपका हाथ टूट गया था तो नहाती थी। आपको मैं अपने हाथ से खाना खिलाती भी, बात बनाती थी कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करनी। इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं,
उनके यहाँ शादी या मरनी सब कुछ हमें देखना है। पता नहीं मनोज गए और मेरी बातें सुनकर मैंने कहा, मम्मी जी कभी सोचिएगा आपका पेंशन और रेंट लेकर भी कोई आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। मनोज जबरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी। बच्चे भी आ गए थे खेलकर। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और देवरानी अगल बगल दिखने लगी, कहीं सास को उसने ना रखना पड़ जाए, क्योंकि दूर से प्यार जताने में और पास रखकर किस्मत करने में बहुत फर्क होते हैं। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार जता देते हैं और करते कुछ नहीं। शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये तो आपको याद होगा। और अनन्या छोटी हो, सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मैं रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और अनन्या को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और अनन्या को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों सोच थी। अनजान नंबर से आए फोन ने मानो कविता को खुद से मिलवा दिया हो। वही बैठी कविता की सास मालती जी बोली, बहू क्या तुम्हारे मायके वाले का फोन था जो इतने प्यार से बात कर रही थी? जरूर कोई उधर से मेरी शिकायत कर रहा होगा, तभी तुम हाँ में हाँ मिला रही थी। कविता मुस्कुराकर बोली, काश कि आपको बेटी की तरह अपनी बहू पर भी भरोसा होता। आज कोई अनजान अपने दुख को बता रहा था तो लग रहा था मुझसे मेरा ही परिचय करवा रहा है। शायद दुनिया में मैं ही एक दुखी बहू नहीं हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अगले दिन मालती जी की बेटी सोनी का फोन आया, तुम्हारी शादी की सालगिरह है, किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है, ये निर्णय तुम दोनों का होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हारे घर में किसी का जन्मदिन हो या पर्व त्योहार, हर चीज में तुम्हारी सास क्यों आगे बढ़ चढ़कर न्योता देती है, जबकि एक डेली का काम नहीं करती, सब कुछ तुमसे करवाती और न्योता देने समय खुद आगे बढ़ जाती है। बड़ी चालाक है। सोनी बोली, अब क्या बताऊँ, माँ सच कहते हैं लोग, जो बेटी मायके में रानी बनकर रहती है और वही बेटी ससुराल आकर पानी भरती है। इतना कहने के बाद भी खुश रहे तब ना, हर काम में नुक्स निकालती है, ऊपर से मेरी शिकायत मेरे ही पति से करवाती है। बता रही हूँ, इनके साथ रहना तो बहुत मुश्किल है। तभी कमरे में अनन्या आई और बोली, मम्मी जी आपकी चाय बन गई है। सोनी जी ने फ़ोन को हाथों से दबाया और बोली, ठीक है, हॉल में टेबल पर रखो, मैं वही आ रही हूँ। सोनी समझ गई कि वो नहीं चाहती कि माँ बेटी की बात बहू सुने, वो भी चुपचाप वहाँ से चली गई। बबीता जी बेटी से बोली, 4 बार बोलने के बाद चाय आई है, चलो मैं चाय पीने जाती हूँ। तुम भी थोड़ा कड़क बनो और दामाद जी को अपनी तरफ करो, कब तक अच्छी बहू बनकर रहेगी। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। बाहर आकर चाय की एक घूंट लेकर अपने पति देव बाबू को बोली, सच कहते हैं लोग, लड़की अच्छी हो तो उसे सास अच्छी नहीं मिलती, और मेरी जैसी अच्छी सास हो तो उसे बहू अच्छी नहीं मिलती। अब इंसान करे तो क्या करे, किसी के चेहरे पर लिखा तो होता नहीं कि वो अच्छी बहू होगी या अच्छी सास होगी। देव बाबू बोले, भगवान औरतों की लीला औरतें ही जाने, हम बेचारे तो मूकदर्शक भी होते हैं। तभी अनन्या अपने ससुर जी के लिए भी चाय लेकर आई और बोली, पापा जी ये लीजिए आपकी इलायची वाली चाय। देव बाबू बोले, जीती रहो बहू, ईश्वर सबको तुम जैसी बहू दे। बबीता जी तिरछी नज़र से देव बाबू को देखी। बबीता जी बोली, सालों लग गए, आज अगर बहू को पता चला कि किसको कौन सी चाय चाहिए, वरना हर दूसरे दिन याद दिलाना पड़ता है। शादी के 2-3 साल बाद ही पूरे घर की जिम्मेदारी मैंने इसे सौंप दी थी। सालों लग गए, फिर भी कुछ न कुछ गलती कर ही देती है। सोनी बोली, मम्मी जी जिम्मेदारियां तो आपने मुझे तुरंत ही दे दी थी, जिसकी वजह आप भी जानती है। काश कि अपना भरोसा भी दे देती तो शायद हमारा रिश्ता और बेहतर बनता। अब बताइए
हम में और उस अनजान रोंग नंबर वाली दुखियारी में क्या अंतर रह गया। बबीता जी बोली, भरोसा जीतने के लिए काम भी तो वैसा ही करो। अनन्या बोली, मम्मी जी पिछले 15 साल से तो कर ही रही हूँ, क्या कभी मुझे अपना सम्मान और स्थान इस घर में मिलेगा या फिर अभी भी जदोजहद जारी रहेगी। एक बात कहूँ मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, जिस तरह आप दीदी के लिए आवाज़ उठाती है वही मेरे लिए क्यों नहीं करती। वो इसलिए ना कि आपको अपनी बेटी पर तो भरोसा है पर अपनी बहू पर नहीं। इतना कहकर अनन्या वहाँ से चली गई। फिर दोपहर का खाना बनाई, सबको खिला पिलाकर वो जूठे बर्तन इकट्ठा करने लगी, क्योंकि कामवाली भी वक्त पर काम करती थी। अगर अनन्या बर्तन ना निकाले तो वो छोड़कर भी चली जाएगी। तो सब खा पीकर अपने कमरे में आराम से सोने चले गई। अनन्या अपने बचे हुए काम निपटा कर थोड़ी कमर सीधी करने लगी। अभी अभी तो अनन्या की आंख लगी थी, अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया तो उसके पति दिनेश बोले, अनन्या क्या बिना किसी झंझट के एक दिन भी नहीं कट सकता? तुम ही बताओ, अब मैं ऑफिस का काम करूं कि तुम्हारी और माँ की सुलह करवाता रहूं? क्या कह दिया तुमने माँ को जो उन्होंने फ़ोन करके मुझे इतना कुछ सुनाया? अनन्या हैरान थी। वो बोली, पर मम्मी जी के साथ मेरी तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। दिनेश बोले, मैं नहीं जानता था कि वकालत पढ़ने के बाद मुझे अपने ही घर की औरतों के मुद्दों पर बात विचार करना पड़ेगा। अरे माँ नहीं समझती, तुम तो समझो मेरी परेशानी। उनका तो समय कट गया, क्या हमारा ऐसे ही कटेगा? मैं दुनिया का केस लड़ सकता हूँ पर तुम सास बहू का नहीं। आशा करता हूँ ये बात विवाद तुम खुद सुलझा लोगी। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अनन्या सोचने लगी, मेरी नींद खराब करके खुद चैन की नींद सो रही है। कुछ देर बाद शाम हुई, दोनों अपने कमरे से बाहर निकले और फिर बबीता जी ने चाय की फरमाइश की। अनन्या चाय लेकर आई और बोली, आखिर आपको मुझसे दिक्कत क्या है? आप मेरे काम में नुक्स निकालती रहती है। वहाँ तक तो ठीक है, आज मैंने आपसे कुछ नहीं कहा फिर भी आपने उन्हें फ़ोन करके मेरी शिकायत की। माँ जी इस तरह से रिश्ते कैसे अच्छे होंगे? अब मैं कोई नई बहू नहीं हूँ। देव बाबू आश्चर्य से बबीता की तरफ देखने लगे तो बबीता जी बोली, रिश्ते अच्छे करने की बात ये करती है? अरे तुम तो हर रोज़ एक गलती करती हो और चाहती हो कि कोई टोके भी नहीं। अनन्या हंसकर बोली, मुझे मालूम ना था कि मेरी शादी के बाद मुझे सास नहीं एक मास्टरिन मिलेगी जो हर रोज़ मेरी क्लास लेगी। सास होकर जिम्मेदारियों का बोझ तो दे दिया परंतु एक छोटी सी चीज़ नहीं दे पाई, वो है भरोसा। बोलते हुए वो अपने कमरे में चली गई। शाम में जब दिनेश आए तो बबीता जी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी को इतने सालों से सुधारते सुधारते तंग आ गई हूँ। सभी संगे संबंध ही करते हैं। जिसकी सास इतनी समझदार हो उसकी बहू ऐसी कैसे हो सकती है? कहती है मैंने उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया है। दिनेश बोले, मुझे इन सब झमेले से दूर रखिए। अब जो कुछ है आपस में दोनों निपटा लीजिए। इतना बोलकर वो चले गए। अनन्या कोई भी काम करती थी तो बबीता जी बिना टोके उसका एक काम होने नहीं देती थी। हर चीज़ में नुक्स निकालना उसकी एक आदत सी हो गई थी। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे तो हर बात पर टोका टोकी अनन्या को बुरी लगती थी। अगले दिन दिनेश के घर से जाते ही वो फिर शुरू हो गई थी। एक रोज़ अनन्या अचार बना रही थी और फ़ोन पर अपनी बहन से बात कर रही थी। बबीता जी वहां आई और बोली, फिर से उसी रोंग नंबर वाली से बात कर रही हो क्या? इतना कहकर उन्होंने उसके हाथों से सारा सामान ले लिया और बोली, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, इसे ऐसे नहीं इस तरह से किया जाता है। और सारा कुछ करके रख दिया और फिर खुद की तारीफ में करने लगी। अनन्या फ़ोन रखी और बोली, मुझे तो लगता है जब मैं सास बन जाऊंगी तब तक आप मुझे सिखाती ही रहोगी। कभी तो भरोसा करके देखिए, लड़ाई लड़ने से पहले ही आप मेरे हथियार मुझसे ले लेती है और फिर पूछती है कि जीत कर आई हो या हार करके। ये तो इंसाफ ही है। पास में बैठे देव बाबू हंसने लगे तो बबीता जी ने आंखें दिखाई। अनन्या बोली, मम्मी जी आपको दीदी पर कितना भरोसा है?
कि वो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेगी। मुझे तो लगता है उनकी सास उन पर पूरा भरोसा रखती है, तभी सब कुछ उन पर छोड़ देती है। पर आप है कि जिम्मेदारी तो मुझे दे देती है, पर बेटी जैसा भरोसा नहीं दे पाती है। वक्त ऐसे ही बीतने लगा दोनों की नोकझोंक में। रोज समय कट जाता था। देव बाबू दर्शक की तरह देखते और ज़रूरत के हिसाब से अपनी पार्टी बदलते रहते। एक रोज देव घर में थे। बबीता जी फिर शुरू हो गई। देव कभी भी माँ को जवाब नहीं देते थे, पर उस दिन वो अपनी माँ से बोले, माँ शुरू आप उसे टोकती थी, समझती थी तो ठीक था, अब ये भी तो देखो उसकी उम्र कितनी हो गई है। अरे बच्चे उसके शादी के लायक हो गए हैं और आज भी आप उसके सामने उसे टोकती रहती है। आखिर ये कब तक चलेगा? जिम्मेदारियां दी हो तो भरोसा भी रखो, आखिर वो भी कितना इंतजार करेगी। इतना बोलकर देव भी कमरे में चले गए। दिनेश बाबू पत्नी से बोले, बाकी का जीवन सुख से जीना चाहती हो या इसी लड़ाई झगड़े में बिताना चाहती हो, ये अब तुम्हें तय करना है। क्योंकि जब इन सब परेशानियों से बेटे बहू अलग होने लगेंगे तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारी बहू है जो तुम्हारा कहना सुनकर भी आज तक इस घर में टिकी हुई है। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी बेटी भी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इतना बोलकर वो भी अपने काम में चले गए। अनन्या मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी इसका मतलब अब आप मुझ पर भरोसा करती है, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। हमेशा आपका बेटा कहता रहता है कि हम दोनों लड़ते रहते हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि सास बहू भी माँ बेटी जैसा रिश्ता बना सकती है। इतना कहते ही बबीता जी ने अनन्या को गले से लगा लिया और अनन्या ने भी बीते सालों की बातों को भुला दिया, क्योंकि अगर आगे का जीवन सुख से बिताना चाहती हो तो बीती बातों को एक किनारे रखना ही होगा। अंत भला तो सब भला। आप भरोसा रखिए, जब उनकी सास को उन पर भरोसा है तो दीदी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। बबीता जी बोली, बहू मुझे उसके लिए बुरा नहीं लग रहा, मुझे तुम्हारे लिए लग रहा है। मैंने कभी तुम पर भरोसा नहीं किया, परंतु उस रोज तुमने मेरी गलती के लिए उससे माफ़ी मांगी और सारा कुछ खुद पर ले लिया। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। सच कहते हैं तुम्हारे ससुर जी ने, तुमने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई, शायद मैं ही भरोसा नहीं दिखा पाई। आशा करूँगी आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। अनन्या ने आगे बढ़कर उनसे माफ़ी मांगी और सारी बातें अपने ऊपर ले ली। ये देखकर बबीता जी बहुत हैरान हुई। कुछ दिन बबीता जी बहुत खामोश रही। बेटी का फोन आता वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी। एक दिन अनन्या उनके लिए बड़े प्यार से अदरक वाली चाय बनाकर ले गई और बोली, मम्मी जी दीदी की सास की कही हुई बातों को भूल जाइए, भरोसा रखिए, अब मेरी उम्र नहीं रही नैन मटक्का करने की। इतना कहकर मुस्कुराकर अनन्या उसकी हर बात को टाल देती थी। एक रोज सोनी के घर से उसकी सास का फोन आया और उन्होंने बबीता जी को खूब खरी खोटी सुनाई और बोली, मैं अपनी बहू को अपने तरीके से संभाल लूँगी, आप कृपा करें और अपनी सलाह ना दें। मुझे भरोसा है ये आज न कल सब कुछ सीख लेगी, परंतु आपके कहे हुए शब्दों के कारण ये मुझ पर भरोसा नहीं रख पाती है। अब तो घर में जब भी फ़ोन की घंटी बजती और अगर अनन्या फ़ोन उठाती तो बबीता जी उसकी तरफ देखती थी। अनन्या मुस्कुराकर बोलती, मम्मी जी गलती से बेचारी का उस दिन फ़ोन लग गया होगा, उसने अपनी परेशानी क्या साझा कर ली। आप तो मुझे शंका की दृष्टि से देखने लगी है और जो दिन रात हमारे लिए करते हैं वो कभी अच्छे नहीं लगते हैं। एक कहावत है ना, दूर की डोल हमेशा सुहानी होती है। सास को भी एहसास हो गया था। शाम का वक्त था, फ़ोन की घंटी बजी। कविता ने फ़ोन उठाया। फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई परेशानी महिला बताई जा रही थी। मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मेरी सास को मुझ पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। अब क्या मुझे इस घर में सम्मान के साथ मेरा स्थान मिलेगा या फिर नहीं? कविता बोली, आप मेरी बात तो सुनिए, लगता है आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है। मैं आपकी परेशानियों को समझ सकती हूँ, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। कविता के इतने कहने पर उस अनजान को एहसास हुआ कि उसने अपनी परेशानी किसी और को सुना दी
और फिर माफ़ी मांगकर उसने फ़ोन रख दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या ये कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के इंटरटेनमेंट कहानियाँ लगातार सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।